वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, तो मूल निवासी दर्पण की आज विशेष प्रस्तुति भारत के सरकारी विभागों में सामाजिक भागीदारी का सच 2019 से 2026। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित जनरल वर्ग का विभागवार वर्षवार विस्तृत डाटा विश्लेषण। तो डीओपीटी रिपोर्ट डाटा, संसदीय प्रश्नोत्तर और यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और 103वां संशोधन प्रभाव। तो जय मूल निवासी साथियों, मूल निवासी दर्पण पर आपका स्वागत है। भारत में सरकारी नौकरी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह इस देश के बहुसंख्यकों के लिए शासन प्रशासन में हिस्सा पाने का संवैधानिक अधिकार है। 2019 से 2026 के बीच 7 वर्षों में हमारे देश के विभिन्न विभागों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित वर्ग को कितनी भागीदारी मिली है, आज हम आधिकारिक आंकड़ों के साथ इसका पूरा सच आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दृष्टिकोण और विश्लेषण के उद्देश्य। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सरकारी सेवाओं में समाज के सभी वर्गों की अनुपातिक उपस्थिति का मूल्यांकन करना और यह देखना कि डेटा की कोटा नियमों का जमीनी स्तर पर पालन हो रहा है या नहीं। दूसरा, 103वें संशोधन का असर। 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद पिछले 7 वर्षों में ओपन मेरिट और आरक्षित वर्गों के कट ऑफ पर पड़े प्रभावों का अध्ययन। तथ्यात्मक निष्पक्षता। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी लोकसभा राज्यसभा के आधिकारिक आंकड़ों व भर्ती बोर्डों के नोटिफिकेशन के आधार पर विश्लेषण। साथियों, हमारा उद्देश्य किसी के प्रति पूर्वाग्रह फैलाना नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के अधिकार का पारदर्शी लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। 103वें संविधान संशोधन के बाद सरकारी नौकरियों की संरचना में क्या बदलाव आया, इसे आंकड़ों की कसौटी पर परखना जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान का एक कोटा विभाजन। अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A। अनुसूचित जाति का एससी का 15% को संवैधानिक कोटा है और अनुसूचित जनजाति एसटी का 7.5%, 7.5% संवैधानिक कोटा है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 27.27% मंडल आयोग द्वारा अनुशंसित संवैधानिक कोटा है। आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस 103वां संशोधन 10% कोटा है, जो 2019 में लागू हुआ। अनारक्षित ओपन जनरल कैटेगरी 40.5%। ओपन मेरिट गैर आरक्षित, मतलब ये आरक्षित लोग के लिए नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट करता है कि राज्य को उन सभी वर्गों को लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का अधिकार है जिनका प्रतिनिधित्व कम है। 2019 से पहले 50.5% सीटें अनारक्षित थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस होने के बाद ओपन मेरिट की सीटें घटकर 40.5% रह गई है। 2019 का टर्निंग पॉइंट सीटों का
गठन। 103वां संविधान संशोधन 2019 से पूर्व ओल्ड स्ट्रक्चर। आरक्षित कोटा SC ST OBC 49.5%। अनारक्षित सीटें ओपन ऑल 50.5%। 2019 से 2026 तक न्यू स्ट्रक्चर। कुल संवैधानिक कोटा SC ST OBC EWS का 59.5% और अनारक्षित ओपन सीटें 40.5%। 103वें संशोधन में 50% की आरक्षण सीमा को पार करते हुए EWS के लिए 10% कोटा जोड़ा गया। इससे ओपन के श्रेणी की सीटें 50.5 से घटकर 40.5 हो गई। इसका सीधा असर यह पड़ा कि जनरल कैटेगरी में प्रतियोगिता और कड़ी हो गई, जिसका असर बाद के वर्षों के कटअप पर साफ दिखा है। भाग 2 केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व का विरोधाभास। ग्रुप A बनाम ग्रुप C। ग्रुप A उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी अधिकारी निर्णय लेने वाले शीर्ष पदों IAS IPS IRS प्रोफेसर में प्रतिनिधित्व की स्थिति। SC प्रतिनिधित्व 13.2% कोटे से भी कम है और ST का प्रतिनिधित्व 6.1% कोटे से भी कम है। OBC प्रतिनिधित्व 20.5 27% कोटे से काफ़ी कम है और जनरल EWS 60.2%। ये सरकारी डेटा है, ये कोई अपने से बताया नहीं जा रहा है। ग्रुप C और D पद निचले सफाई क्लर्क पद पर। निचले प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों में सामाजिक भागीदारी। SC प्रतिनिधित्व 16% से लेकर 21% कोटे से अधिक। ST प्रतिनिधित्व 7.8 से लेकर 8.5 कोटे पूर्ण। OBC प्रतिनिधित्व 27.5 से लेकर 29% तक कोटा पूर्ण। जनरल कैटेगरी शेष। आंकड़ों में सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि निचले पदों ग्रुप C D पर SC ST और OBC वर्ग की भागीदारी पूरी या कोटे से अधिक दिखती है, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप A यानी फैसले लेने वाले उच्च पदों की ओर बढ़ते हैं, OBC का 27% कोटा घटकर 20.5% पर अटक जाता है। 2019 से 26 तक भर्ती रुझान। ईयरली रिक्वायरमेंट ट्रेंड। वार्षिक चयनित अनुपात। वर्ष 2019 कुल भर्तियां 1,01,000 और SC 15%, ST 7.4%, OBC 26.5%, EWS 8.8% और जनरल 43.1%। 2021 में 85,000, जिसमें SC 14.8% और ST 7.2%, OBC 26.8% और EWS 9.2% और जनरल 42%। 2023 में 1,02,000 भर्तियां थी, जिसमें 15.1% SC, 7.5% ST और OBC 27% EWS 9.8% और 40.6% जनरल। 2025-26 प्रक्रियाधीन अनुमानित, मतलब प्रक्रिया में है, इसलिए 15% SC,
और 7.5% ST, 27% OBC और 10% EWS, 40.5% जनरल। इस तालिका को ध्यान से देखिए। 2019 में जब EWS पहली बार लागू हुआ तब उसका कोटा पूरा नहीं भर पाया, 8%, लेकिन 2023 से 26 आते आते EWS का कोटा 10% पूरी तरह संतृप्त हो चुका है, जबकि OBC और SC ST कोटा अपने निर्धारित प्रतिशत के आसपास ही बना हुआ है। UPSC सिविल सेवा चयनित उम्मीदवारों का वर्गवार विभाजन। IS, IPS, IFS, IRS। अनारक्षित जनरल ओपन सीट 40 से 42%, OBC चयन 27%, EWS 10% और SC 15%, ST 7.5%। MRC मेरिटोरियस रिजर्वेड कैंडिडेट की भूमिका। UPSC में हर साल लगभग 60 से 90 आरक्षित वर्ग OBC, EWS, SC के मेधावी छात्र बिना किसी आरक्षण लाभ के अपनी उच्च रैंक के बल पर जनरल सीटों पर चयनित होते हैं। यदि MRC छात्र अपनी पसंद की सर्विस कैडर पाने के लिए अपने आरक्षित कोटे का उपयोग करता है तो रोस्टर एडजस्टमेंट जटिल हो जाता है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा में हर साल दर्जनों पिछड़े और दलित वर्ग के युवा अपनी मेरिट के दम पर जनरल कैटेगरी की सीटों पर कब्जा जमाते हैं। इसे MRC कहते हैं। यह साबित करता है कि जब अवसर समान मिलते हैं तो बहुजन समाज का युवा किसी से पीछे नहीं रहता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC, CGL, GL एंड CHSL। गैर तकनीकी ग्रुप B व C भर्तियाँ। प्रतिस्पर्धा का अनुपात। SSC में कुल आवेदकों का लगभग 75% हिस्सा SC, ST, OBC, EWS वर्ग से आता है। अंतिम चयन की स्थिति। आरक्षण रोस्टर का 100% पालन होने से कोटे के अनुसार सीटें भरी जाती है। कट ऑफ ओवरलैप। OBC और जनरल की कट ऑफ मात्र 1-2% का अंतर रह जाना सबसे बड़ी विशेषता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला माध्यम है। यहाँ आरक्षित वर्ग के आवेदकों की संख्या करोड़ों में है, जिसके कारण कट ऑफ में OBC और जनरल का अंतर लगभग समाप्त होता जा रहा है। भारतीय रेलवे RRB देश का सबसे बड़ा नियोक्ता। 12 लाख कुल कर्मचारी। सुरक्षा श्रेणी। लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर आदि। संवैधानिक कोटा लगभग 85 से 90% तक पूरा हो गया इसमें। गैर सुरक्षा श्रेणी। नॉन सेफ्टी एडमिन, क्लर्क, TTI अधिकारी कैडर। उच्च प्रशासनिक स्तरों पर विकलांग पद लंबित है, अभी इस पर लंबित है अभी। भारतीय रेलवे में लगभग 12 से 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ निचले और सेफ्टी पदों पर SC, ST और OBC की मौजूदगी सबसे मजबूत है, लेकिन सेफ्टी से प्रशासनिक अधिकारियों के पदों की ओर बढ़ते ही खाली बैकलॉग सीटों की समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है। बैंकिंग एवं सार्वजनिक उपक्रम। IBPS और SBI महारत्न PSUs। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। प्रोबेबिलिटी ऑफिसर में आरक्षण रोस्टर का कड़ा पालन। बैंकों के विलय
के बाद कुछ आरक्षित पदों की संख्या 2019 की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। महारत्न नवरत्न कंपनियां एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर स्तर पर SC ST OBC प्रतिनिधित्व संतोषजनक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शीर्ष निर्णय लेने वाली कमेटियों में बहुजन समाज की हिस्सेदारी नगण्य है। बैंकिंग और PSU क्षेत्र में शुरुआती पदों पर तो आरक्षण रोस्टर ठीक से लागू होता है, लेकिन बैंकों के विलय और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के कारण कुल पदों की संख्या घटने से आरक्षित सीटों की पूर्ण संख्या में भारी गिरावट आई है। आगे हम भाग 3 में बैंकलांग और आउटसोर्सिंग के खतरे को देखेंगे। उच्च शिक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व का सच। भाग 3 विभागीय विश्लेषण। पद पोस्ट लेवल स्वीकृत पद। असिस्टेंट प्रोफेसर का स्वीकृत पद 10,500 और SC 14.2% और ST 7.1%, OBC 22.8%, EWS 6.5% और जनरल 49.4%। एसोसिएट प्रोफेसर की 4800 सीटें, जिसमें 8.5% SC, ST 3.2% और OBC 12.1%, EWS 2.1% और जनरल जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो 74.1%। एसोसिएट प्रोफेसर में 4800 में सोचिए। प्रोफेसर 2500, प्रोफेसर का पद 2500 स्वीकृत, जिसमें 4.8% जो SC कोटा से हैं और 1.6% ST कोटा से हैं, 6.2% OBC कोटा से हैं और 0.8% EWS कोटा से हैं और 86.6% जनरल से हैं। तो जय मूल निवासी साथियों, जय मूल निवासी दर्पण की इस विशेष कड़ी में अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसे जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद की ओर बढ़ते हैं, SC ST OBC वर्गों का प्रतिनिधित्व तेज़ी से गायब हो जाता है। प्रोफेसर स्तर पर सामान्य वर्ग का कब्जा 86% से भी अधिक है, जबकि 27% कोटा पाने वाला OBC वर्ग मात्र 6.2% पर सिमट कर रह गया है। प्रीमियम संस्थान IIT, NEET, IIMS में फैकल्टी की स्थिति। IIT में स्वीकृत पद 11,000 और खाली आरक्षित पद 3200 खाली है। इसमें OBC फैकल्टी 9.9%, निर्धारित 27%, जबकि इसमें 9% इसका भागीदारी है। SC में 3.5%, निर्धारित इसका 15 है, लेकिन इतना ही लोग हैं, 3.5%। ST में 0.8%, जबकि इनका कोटा निर्धारित है 7.5%। कौन चीज़ में? तो ये देख लीजिए, IIT, NEET और IIMS में। तो इस सब संस्थानों में इन लोगों का कोई स्थान नहीं है, समझिए। IIT और IIMS की कहानी और भी चिंताजनक है। इन संस्थानों में SC और ST वर्ग के कुल फैकल्टी मिलाकर भी 5% नहीं पहुंच पाते हैं। नॉन फंड सुटेबल यानी योग्य उम्मीदवार नहीं मिला
का बहाना बनाकर सालों साल तक पदों को खाली रखा जाता है। और क्या इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में आरक्षित वर्ग से योग्य प्रोफेसर तैयार नहीं हो पाए हैं? स्वास्थ्य विभाग, IIMS एवं केंद्रीय अस्पताल, चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, कर्मचारी SC ST OBC है ना, फैकल्टी सीनियर डॉक्टर्स SC का 11.5%, ST का 4.2%, OBC का 16.8%, EWS का 4% और जनरल 63.5%। रेसिडेंट्स डॉक्टर 14.8% ST SC और 7.2% ST और 26.1% OBC और 8.5% EWS और 43.4% जनरल। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ 15.2%, SC 7.6%, ST 27.2%, OBC और EWS 9.8% और 40.2% जनरल। स्वास्थ्य सेवाओं में एम्स, IAIMS और केंद्रीय अस्पतालों के नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर तो SC ST और OBC का कोटा लगभग पूरा दिखता है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स और फैकल्टी पदों पर OBC की भागीदारी मात्र 16% पर सिमटी है। वरिष्ठ स्तरों पर यह अंतर साफ साफ दिखता है। तो देख लीजिए, ये जो डॉक्टर्स का जो है उसमें सबका कम कोटा है और इसमें ज़्यादा जनरल लोग हैं। न्यायपालिका एवं विधि मंत्रालय में प्रशासनिक पद, रजिस्ट्री एवं अधीनस्थ अदालतें, उच्चतम व उच्च न्यायालय रजिस्ट्री, शीर्ष अदालतों की रजिस्ट्री और ग्रुप ए प्रशासनिक पदों में सीधे संवैधानिक आरक्षण लागू न होने के कारण आरक्षित वर्गों की उपस्थिति नगण्य बनी हुई है। अधीनस्थ अदालतें, निचली अदालतों के प्रशासनिक पदों पर राज्यवार रोस्टर लागू होने से SC ST OBC का कुल प्रतिनिधित्व 45 से 50% के स्तर पर बना हुआ है। विधि परामर्श समितियां, विधि मंत्रालय की शीर्ष परामर्श और ड्राफ्टिंग कमेटी में SC ST OBC विशेषज्ञों की हिस्सेदारी 10% से भी कम दर्ज की गई है। लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका में के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में आरक्षित वर्गों की उपस्थिति नाम मात्र के है। जब तक न्याय देने वाली संस्थाओं में अनुपातिक भागीदारी नहीं होगी, पूर्ण सामाजिक न्याय का सपना देखना अधूरा रहेगा। बैकलॉग और रिक्तियाँ, तो देखिए 2019 में SC वर्ग का 28,400 कोटा जो है सीट है वो लंबित है। ST का 32,100 और OBC का 24,500, कुल मिला के 85,000 सीट लंबित है, खाली है, बैकलॉग है। 2021 में 22,100 SC कोटा से और 27,800 ST कोटा से और 19,200 OBC कोटा से कुल मिला के 69,100 सीटें खाली है। 2023 में 18,500 SC कोटा से, 22,300 ST कोटा से और 15,100 OBC कोटा से कुल मिला के 55,900 सीटें अभी भी खाली है 2023 वाला। 2025-26 15,200 SC कोटा से खाली है,
और 19,400 ST कोटा, OBC 12,800 और कुल मिला के 47,400 पद रिक्त है और खाली पड़ा है। अब बात उस मुद्दे की जो युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, बैकलॉग और रिक्तियाँ। 2019 में प्रमुख मंत्रालयों में 85,000 से ज़्यादा आरक्षित पद खाली थे। विशेष अभियानों के बाद भी 2026 में लगभग 47,000 पद बैकलॉग पर लटके हुए हैं। इन पदों को समय से क्यों नहीं भरा जाता है? मंत्रालय वार बैकलॉग निस्तारण दर अभी देख लीजिए। रेलवे में 78% निस्तारित और गृह मंत्रालय में 71%, वित्त मंत्रालय में 65% और रक्षा मंत्रालय में 62%, शिक्षा मंत्रालय में 38%। माने ये सब इतना सीटें खाली है। किसका? तो आरक्षित वाले का, रिजर्व कोटा वाले का सीट है सब। मंत्रालयों की तुलना करें तो रेलवे और गृह विभाग मंत्रालय के ने बैकलॉग भरने में सक्रिय दिखाई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन सबसे धीमा रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 38% निस्तारण दर यह दिखाती है कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं में कहाँ कमी है। संविदा और आउटसोर्सिंग प्रभाव, गैर रोस्टर भर्ती व्यवस्था। 2019 से 2026 के बीच ग्रुप C और D स्तर के 40% से अधिक कार्यों को निजी एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर दिया गया है। आरक्षण की गैर अनिवार्यता, ठेका प्रथा और आउटसोर्स भर्तियों में 50% संवैधानिक आरक्षण रोस्टर का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है। अस्थायी अधिकारों की क्षति, नियमित भर्तियां की संख्या घटने से आरक्षित वर्गों के युवाओं को पेंशन, जॉब सिक्योरिटीज और प्रमोशन के संवैधानिक लाभ नहीं मिल पाते हैं आरक्षित वर्गों को। साथियों, आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती प्रक्रिया का सीधा प्रभाव नियमित पदों पर पड़ता है। जब पक्की भर्ती के स्थान पर ठेके पर काम लिया जाता है तो वहां रोस्टर लागू नहीं होता। 2019 से 26 के बीच नियमित पदों के स्थान पर आउटसोर्सिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। लेटरल एंट्री और नीति निर्माता पद, संयुक्त सचिव व निदेशक स्तर, नियुक्तियों की स्थिति 2019 से 25 तक। कुल लेटरल एंट्री नियुक्तियां, पद स्तर, ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर, संवैधानिक आरक्षण लागू 0। आरक्षण न देने होने का तकनीकी कारण, लेटरल एंट्री के विज्ञापनों में प्रत्येक पद को एकल पद, सिंगल पोस्ट कार्ड मानकर निकाला जाता है, जिससे रोस्टर चक्र लागू नहीं होता है। प्रभाव, शीर्ष नौकरशाही में बिना परीक्षा प्रवेश से आरक्षित वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है। लेटरल एंट्री के जरिए मंत्रालयों में संयुक्त सचिव और निर्देशक स्तर पर सीधी नियुक्तियां की गई एकल पद माने जाने के कारण इनमें आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता। इससे नीति निर्माण स्तर पर आरक्षित वर्गों की उपस्थिति सीमित रह जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और घटती रिक्तियां। 2019 में 32,000 बैंकिंग रिक्तियां और SC का 7200, OBC का 8,640 और EWS का 3,200। 2021 में 21,000, जिसमें
4,725 SC/ST और OBC 5,670 और EWS 2100। 2023 में 18,500, जिसमें 4,162 SC/ST, 4,995 OBC और 1,850 EWS सीटें। 2025-26 15,000, 3,375 SC/ST, 4,550 OBC और 1,500 EWS। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों की विलय के बाद कुल विज्ञप्ति सीटों की संख्या घटी। 2019 में जहां 32,000 सीटें आती थी, वहीं 2026 तक घटकर आधी रह गई है। जब कुल पद कम होते हैं तो आनुपातिक रूप से आरक्षित सीटों की संख्या में भी कमी आती है। राज्यों में प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक अध्ययन, क्षेत्रीय रोस्टर व निगरानी। ग्रुप सी डी स्थानीय कोटा। क्षेत्रीय स्तर के केंद्रीय प्रतिष्ठानों में स्थानीय जनसंख्या अनुपात के अनुसार SC/ST OBC रोस्टर लागू किया जाता है। दक्षिण बनाम उत्तर भारत। दक्षिणी राज्यों स्थित PSU इकाइयों में विकलांग भरने की दर उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में बेहतर पाई गई है। प्रशासनिक सतर्कता। जहां विभागीय निगरानी और जागरूकता अधिक है, वहां रोस्टर पालन और विकलांग निस्तारण का स्तर बेहतर दिखता है। राज्यों में स्थित केंद्रीय कार्यालयों का विश्लेषण दिखाता है कि जहां संस्थागत निगरानी सतर्क है, वहां विकलांग निस्तारण बेहतर है। केवल नीति होना पर्याप्त नहीं, उसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम कट ऑफ और परीक्षाओं का परिणामों पर प्रकाश डाल रहे हैं। कट ऑफ और परीक्षा परिणामों पर रोस्टर का असर। भाग 4 प्रभाव व निष्कर्ष। मेरिटोरियस आरक्षित वर्ग MRC। यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अनारक्षित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें आरक्षित श्रेणी में गिना जाना चाहिए। OBC व EWS कट ऑफ अभिसरण। कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC में OBC और जनरल EWS कट ऑफ लगभग समान या बहुत करीब आ चुकी है। स्टेज वाइज आरक्षण। प्रारंभिक स्तर से ही रोस्टर का सही पालन न होने पर अंतिम परिणाम में आरक्षित वर्ग के चयन का अनुपात प्रभावित होता है। तो जय मूल निवासी साथियों, भाग 4 में अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ और अंतिम परिणामों के विज्ञापन की। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि अधिक अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीट पर ही जगह मिलनी चाहिए, लेकिन परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में रोस्टर लागू करने के तरीकों से अंतिम मेरिट सूची में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। EWS आरक्षण लागू होने के बाद कट ऑफ रुझान। परीक्षा। UPSC 88 से लेकर 92% जनरल माने जनरल कैटेगरी अनारक्षित। EWS 77 से 82% और OBC 87 से 79% और SC 74 से 76% और ST 69 से 74% कट ऑफ जा रहा है। SSC CGL में औसतन 130 से 150 अनरिजर्व यानी अनारक्षित और
125 से 40, EWS 130 से 45, OBC और SC 110 से 125 और ST 100 से 115। IBPS PO औसतन 50 से 58%, जनरल कैटेगरी और EWS 48 से 55 और OBC 50 से 57, SC 42 से 48 और ST 38 से 44। इस तालिका को ध्यान से देखिए। EWS कोटा लागू होने के बाद कई प्रमुख परीक्षाओं में EWS की कट ऑफ अक्सर OBC की कट ऑफ से भी कम रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि 10% EWS कोटा केवल 15 से 20% आबादी के लिए है, जबकि 27% OBC कोटा देश की 50% से अधिक आबादी पर लागू होता है। इस संख्यात्मक असंतुलन का सीधा असर प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। आरक्षण नियम उल्लंघन एवं कानूनी नीतियाँ। न्यायी वाद व विवाद। 13 पॉइंट बनाम 200 पॉइंट रोस्टर। विश्वविद्यालयों में विभागवार 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने से आरक्षित सीटें समाप्त हो रही थी, जिसे भारी जन आंदोलन के बाद अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयवार 200 पॉइंट रोस्टर में बदला गया। NFS उच्च शिक्षण संस्थानों में साक्षात्कार बोर्ड द्वारा बिना कारण बताए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला लिखकर पद खाली छोड़ने की प्रथा को अदालतों में बार बार चुनौती दी जा रही है। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हम सबने देखा है, जहां विभाग को इकाई मानने से SC ST OBC के पद शून्य हो रहे थे। जन आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को 200 पॉइंट रोस्टर पुनः बहाल करना पड़ा। यह साबित करता है कि जागरूकता और कानूनी सजगता से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा संभव है। पदोन्नति में आरक्षण। रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अनुच्छेद 16(4)A और प्रशासनिक स्थिति। संविधान का अनुच्छेद 16(4)A राज्य को SC ST वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। मंत्रालय डेटा। जर्नैल सिंह फैसले के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण हेतु अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का डेटा जुटाना अनिवार्य किया गया है। OBC पदोन्नति स्थिति। केंद्र सरकार की सेवाओं में पदोन्नति स्तर पर OBC वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान अभी लागू नहीं है। एंकर पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। SC ST वर्ग के लिए अनुच्छेद 16(4)A के बावजूद डेटा जुटाने के प्रशासनिक विलंब के कारण पदोन्नतियां अटकी रहती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। OBC के लिए कार्यस्थल पर विविधता और सामाजिक समावेशिता। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा। प्रशासनिक विविधता के कारण समाज के सभी वर्गों का नीति निर्माण में सीधा योगदान। वंचित समुदायों का शासन व्यवस्था में विश्वास सुदृढ़ होना। विविधता युक्त कार्यबल से जमीनी समस्याओं का बेहतर समाधान। प्रतिनिधित्व की कमी के दुष्परिणाम। निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक तरफा दृष्टिकोण का हावी होना। जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में निष्पक्षता का अभाव। सामाजिक असंतोष और अलगाव की भावना में वृद्धि। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र उसकी नींव न बने। सरकारी सेवाओं में
सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि शासन प्रशासन में सत्ता की भागीदारी का प्रतीक है। मूल निवासी युवाओं के लिए रणनीति सलाह, प्रतिस्पर्धा की तैयारी, ओपन मेरिट का लक्ष्य, अनारक्षित कट ऑफ को पार करने की तैयारी करें ताकि अपनी सीट खुद पक्की कर सके। दस्तावेज अप टू डेट, जाति, आय, नॉन क्रीमिलेयर और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समय पर वैध रखें। आरटीआई का डेटा जागरूकता, विभागीय पदों और रोस्टर धांधली की स्थिति में सूचना का अधिकार आरटीआई का प्रयोग करें। तकनीकी दक्षता, परंपरागत परीक्षाओं के साथ साथ टेक बेस्ड और विशेष पदों की तैयारी पर ध्यान दें। मूल निवासी समाज के प्रतियोगी छात्रों के लिए हमारी सलाह है कि आप अपनी तैयारी का स्तर ऐसा रखें कि आप अनारक्षित मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकें। साथ ही अपने प्रमाण पत्रों का अद्यतन रखें, अपडेट रखें, भर्ती प्रक्रियाओं में सजग रहें, निगाह रखें। सुधार हेतु नीतिगत सिफारिशें, राष्ट्रीय आरक्षण अधिनियम, आरक्षण नियमों को कार्यकारी आदेशों के बजाय एक कड़े राष्ट्रीय आरक्षण कानून का रूप दिया जाए ताकि उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। एनएफएस प्रथा पर पूर्ण रोक, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में सरकार साक्षात्कारों में न्यूनतम कट ऑफ अंक पार करने वाले अभ्यर्थियों को एनएफएस कहकर बाहर करने में पर कानूनी रोक लगे। सरकारी विभागों में ठेका व संविदा आधारित समस्त नौकरियों में संवैधानिक आरक्षण रोस्टर लागू करना अनिवार्य किया जाए। रियल टाइम डिजिटल पोर्टल, प्रत्येक विभाग के कुल स्वीकृत भरे और खाली पदों का रोस्टर वार लाइव सार्वजनिक डैशबोर्ड, पब्लिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाए। मूल निवासी दर्पण का यह स्पष्ट मानना है कि आरक्षण व्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकार राष्ट्रीय आरक्षण कानून बनना चाहिए। साथ ही आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण रोस्टर लागू होना चाहिए ताकि वंचित वर्गों का हक न मारा जा सके। मुख्य निष्कर्ष, ग्रुप सी डी में अनुपातिक कोटा काफ़ी हद तक पूरा हुआ है, परंतु उच्च पदों ग्रुप ए प्रोफेसर में प्रतियोगिता की गंभीर कमी हुई है। 2019 से 26 के बीच बैकलॉग विशेष अभियानों से प्रगति हुई और फिर भी 47 आरक्षित पद अभी भी लंबित हैं। आउटसोर्सिंग रोस्टर, लेटरल एंट्री और बैंकों के विलय से नियम विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। पूरे विश्लेषण का सार यही है कि निचले स्तर पर आंकड़े भले ही पूरे दिखे, लेकिन नीति निर्माण और उच्च स्तरों पर प्रतिनिधित्व की लड़ाई अभी बाकी है। जब तक पारदर्शी प्रणाली नहीं बनेगी तब तक यह असंतुलन बना रहेगा। दर्शकों से चर्चा एवं विचार, क्या आप अपने राज्य या विभाग में बैकलॉग पद पर भरे जा रहे हैं? अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आप अगला विस्तृत विश्लेषण किस क्षेत्र, निजी क्षेत्र, न्यायपालिका या राज्य स्तरीय नौकरियों पर देखना चाहते हैं? साथियों, इस डेटा आधारित रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपके क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में रोस्टर का सही पालन हो रहा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अगली रिपोर्ट आपके मुद्दों पर उठा सकें। सत्य, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार, मूल निवासी दर्पण का प्रयास तथ्यात्मक निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। सामाजिक अभाव, निजीकरण और भविष्य की चुनौतियाँ।
निजीकरण का असर, पीएसयू बिक्री और रोजगार हानि। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण के से सीधे तौर पर आरक्षित श्रेणियों को लाखों सुरक्षित और नियमित पद समाप्त हो जाते हैं। हस्तांतरण के बाद कंपनियों में अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाने वाला 50% सामाजिक आरक्षण निष्प्रभावी हो जाता है। अस्थायी नौकरियों में कमी से सामाजिक गतिशीलता की गति धीमी होती है और वर्ग विषमता बढ़ती है। जय मूल निवासी साथियों, तो जब भी किसी पीएसयू का विलोपन या विनिवेश होता है तो केवल एक कंपनी नहीं बिकती, बल्कि उसके साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी के तय संवैधानिक आरक्षण का खत्मा भी हो जाता है। निजीकरण की इस गति ने सरकारी रोस्टर में आरक्षित पदों का दायरा सिकोड़ दिया है। 50% सीमा, सीलिंग लिमिट एवं न्यायिक रुख। इंद्र साहनी 1992 सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन हेतु 50% की अधिकतम सीमा तय किया था और सामाजिक प्रभाव ओबीसी को 52% आबादी के बावजूद 27% सीमित कर दिया। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस 50% की सीमा केवल सामाजिक आरक्षण के लिए लागू, ईडब्ल्यूएस के लिए अतिरिक्त सीमा 10% वैध हो गया। कुल आरक्षण 59.5% पहुंचा और 50% सीमा संवैधानिक लचीलापन सिद्ध हो गया। 1992 के इंदिरा साहनी केस में 50% की सीलिंग तय की गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि 50% की सीमा पत्थर की लकीर नहीं है। फिर सवाल उठता है कि जब आबादी के अनुपात में ओबीसी 27% से अधिक आरक्षण देने की बात आती है तो 50% की सीमा का तर्क क्यों दिया जाता है? जातिगत जनगणना की मांग, प्रासंगिकता, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सटीक डेटा की आवश्यकता। 1931 के बाद देश में जातिगत आंकड़े सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं हुए हैं। नीति निर्माण और अनुपातिक न्याय के लिए प्रमाणिक जनसांख्यिकी डेटा बेहद जरूरी है। बजट आवंटन व योजनाएं, सरकारी नौकरियों के साथ साथ शिक्षा, कल्याणकारी बजट और विकास योजनाओं का सटीक आवंटन केवल जाति जनगणना से ही संभव हो सकता है। सामाजिक न्याय की आधारशिला, सटीक आंकड़े, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा जब तक अधूरा है तब तक जाति जनगणना नहीं हो सकती। 1931 के पुराने आंकड़े के सहारे 21वीं सदी की नीतियां बनाना तर्कसंगत नहीं है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर की बहस, वैश्विक मॉडल, अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के तहत प्राइवेट कंपनियों को अश्वेत व अल्पसंख्यकों को रोजगार देना अनिवार्य प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में सरकारी निर्भरता, कुल नौकरियां का 90% से अधिक हिस्सा प्राइवेट व असंगठित क्षेत्र में है, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा कानून प्रभावी नहीं है। स्वेच्छा बनाम कानून, प्राइवेट कंपनियों द्वारा स्वयं से सामाजिक विविधता अपनाने के दावे विफल रहे हैं। कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जब देश का 90% रोजगार प्राइवेट सेक्टर से निर्मित हो रहा है और सरकारी नौकरियां लगातार सिमट रही है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में वंचितों को हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश में भी अफर्मेटिव एक्शन लागू है, फिर भी भारत में क्यों नहीं? महिला आरक्षण व अंतर अनुभागिता, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं, कोटे के भीतर कोटा, विधायिका
और नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं के लिए स्पष्ट अनुपातिक उप कोटे की मांग उठती रही है। प्रशासनिक पदों में दोहरी चुनौती। मूल निवासी महिलाएं लौकिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी उपस्थिति सबसे कम दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण की बात करते समय हमें मूल निवासी महिलाओं की वास्तविक स्थिति समझनी होगी। जब तक महिला आरक्षण में SC ST और OBC महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक सबसे पिछड़े पायदान पर खड़ी महिलाओं को का प्रतिनिधित्व अधूरा रहेगा। क्रीमी लेयर एवं वर्गीकरण। संवैधानिक पीठ का निर्णय व प्रभाव। SC ST उप वर्गीकरण आदेश। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश की पीठ ने राज्यों के अति पिछड़े वर्गों हेतु उप वर्गीकरण की अनुमति दी, जिसने नई बहस को जन्म दिया। OBC क्रीमी लेयर की 8 लाख वार्षिक आय सीमा की समय पर समीक्षा न होने से लाखों अभ्यर्थी आरक्षण लाभ से वंचित हो जाते हैं। क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील और कानूनी जटिलताओं से भरा है। SC ST उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों में इसे लागू करने और के तौर तरीकों पर सामाजिक और कानूनी स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। प्रतिनिधित्व का भविष्य। 2026 से 2030 का परिदृश्य। AI ऑटोमेशन से ग्रुप CD पदों में कटौती। 25% नियुक्ति नियमित पद। विशेष तकनीकी पदों की मांग में वृद्धि। 35 से स्पेशल कैडर प्रतिशत। डिजिटल रोस्टर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता। 2026 से 30 तक दशक नौकरियों के मामले में पूरी तरह बदलने वाला है। ऑटोमेशन और AI के आने से पारंपरिक क्लर्क और ग्रुप D पर कम होंगे, जबकि टेक्निकल पदों की मांग बढ़ेगी। यदि मूल निवासी युवाओं ने तकनीकी कौशल हासिल नहीं किया तो प्रतिनिधित्व का संकट और गहरा सकता है। निष्कर्ष। समाधान का खाका। मूल निवासी आह्वान। 6 श्रृंखला का संपूर्ण डेटा सारांश। 2019 का समेकित ब्यौरा। ग्रुप A प्रतिनिधित्व 18%, लक्ष्य 49.5%, लंबित बैंगलाग 27,400, प्रीमियम पद। प्रोफेसर पद 86.6%, कौन जनरल, विषमता बरकरार। आउटसोर्सिंग दर 40%, बिना रोस्टर। साथियों, अब हम इस पूरी 6 भागों की महाश्रृंखला के अंतिम भाग में आ चुके हैं। 2019 से 26 के आंकड़ों का निचोड़ यह है कि निचले पदों पर गिनती भले दिखे, लेकिन सत्ता और नीति निर्माण के शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व का संकट आज भी गंभीर बना हुआ है। संवैधानिक सुरक्षा कवच। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 335। राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति देता है। प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए SC ST दावों का संगतिकरण। अदालतों ने बार बार स्पष्ट किया है कि विविध प्रतिनिधित्व ही प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है। आरक्षण कोई दया और खैरात नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है।16(4) का मूल उद्देश्य यही था कि शासन में कोई भी
वर्ग अछूता ना रहे। मूल निवासी समाज के लिए 5 स्तरीय कार्य योजना। शैक्षणिक उत्कृष्टता युवाओं को केवल पास होने के लिए नहीं बल्कि ऑल इंडिया ओपन मेरिट में स्थान बनाने के लिए तैयार करना। सामाजिक संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले व विश्वविद्यालय स्तरों पर रोस्टर वॉच डॉग ग्रुप बनाना। भर्ती घोटालों और रोस्टर गड़बड़ी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने हेतु लीगल सेल। नीतिगत स्तर पर प्रमाणिक जनसांख्यिकीय डेटा की निरंतर मांग। मूल निवासी दर्पण जैसे निष्पक्ष और डेटा आधारित मीडिया संस्थानों को मजबूत करना। केवल शिकायत करने से स्थिति नहीं बदलेगी, हमें 5 स्तरीय कार्य योजना पर अमल करना होगा। जब तक हमारा युवा पढ़ाई में अव्वल नहीं होगा और हमारे संगठन कानूनी व तकनीकी रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। कानूनी व प्रशासनिक उपकरण। विभागों से स्वीकृत पद, भरे गए पद, बैकलॉग की श्रेणीवार जानकारी हासिल करने का सबसे अचूक जरिया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों में रोस्टर गड़बड़ी होने पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय DOPT को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग SC/ST आयोग के समक्ष संवैधानिक अधिकारों के हनन पर सम्मन याचिका भेजना। RTI और CPGRMS जैसे डिजिटल उपकरण आपके हाथ में वो ताकत है जिससे आप घर बैठे किसी भी विभाग से रोस्टर का हिसाब मांग सकते हैं। जागृत नागरिक ही लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी होता है। डिजिटल मीडिया जन जागरूकता का महत्व। वैकल्पिक मीडिया भी भूमिका। मुख्यधारा टीवी मीडिया में रोस्टर, बैकलॉग और प्रशासनिक बहसों का पर्याप्त समय नहीं मिलता। तथ्यों को जन तक पहुंचाना कठिन होता है। यूट्यूब, सोशल मीडिया और डिजिटल रिपोर्ट्स के जरिए सही आंकड़ों को सीधे युवाओं तक पहुंचाकर जागरूक जनमत तैयार किया जा सकता है। जब टीवी चैनल आपके हक की बात न करे तो अपना मीडिया खुद बनाइए। मूल निवासी दर्पण की यह कोशिश इसलिए है कि ताकि आपके पास ठोस आंकड़े हो जिससे कोई आपको गुमराह न कर सके। छात्र आंदोलनों एवं युवा संगठनों की ऐतिहासिक भूमिका। युवा शक्ति और लोकतांत्रिक बदलाव। इतिहास गवाह है कि जब छात्र और युवाओं ने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई तब सरकारों को फैसले वापस लेने पड़े। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्रों की एकजुटता ने सरकार को सांसद और अध्यादेश लाने पर मजबूर किया था। संविधान के दायरे में रहकर तथ्यात्मक प्रस्तुति और शांतिपूर्ण ज्ञापन के माध्यम से मांगों को रखना सबसे कारगर तरीका है। इतिहास हमेशा युवाओं की बदौलत लिखा जाता है। चाहे 200 पॉइंट रोस्टर की बहाली हो या परीक्षा धांधली के खिलाफ लड़ाई, युवा जब संगठित होकर तथ्यों के साथ खड़े होते हैं तो संवैधानिक न्याय की जीत होती है। मूल निवासी दर्पण का संकल्प एवं भावी रिपोर्ट। बिना किसी पक्षपात या सनसनीखेज के केवल सरकारी आंकड़े, DOPT रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर देश के सामने सच रखना। राज्य स्तरीय नौकरियों में रोस्टर का सच। उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, राजस्थान। न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व और कॉलेजियम प्रणाली। कॉरपोरेट भारत और निजी क्षेत्र का सामाजिक ढांचा। मूल निवासी दर्पण का वादा है कि हम तथ्यात्मक और खोजी पत्रकारिता की यह मशाल बुझने नहीं देंगे। हमारी अगली विशेष रिपोर्ट राज्य स्तरीय नौकरियों और कॉलेजियम सिस्टम के सच पर होगी।
सत्य ही सामाजिक न्याय का मार्ग है। यह संपूर्ण डेटा रिपोर्ट डीओपीटी यानी 6 भागों का विशेष रिपोर्ट समाप्त। जय भीम, जय मूल निवासी। यह संपूर्ण डेटा डीओपीटी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय, यूपीएससी और सांसद के आधिकारिक उत्तरों पर आधारित है। इसे अपने दोस्तों, प्रतियोगी छात्रों, अध्ययन समूहों में अवश्य साझा करें। सब्सक्राइब करें मूल निवासी दर्पण, लाइक एवं शेयर करें। तो साथियों, सरकारी नौकरियों का सच या 6 भागों की विशेष खोज परख रिपोर्ट यही संपन्न होती है। यदि आपको हमारी मेहनत और यह डेटा आधारित प्रस्तुति पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हर मूल निवासी साथी तक इसे शेयर करें। सजग रहें, शिक्षित बनें, संगठित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।